नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग की इस कक्षा में। आज का हमारा जो विषय हम उठाने जा रहे हैं वो है भारतीय समाज, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपका एक विषय है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा में भारतीय समाज पर करीब 80 नंबर अंकों में प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बात और जो मैं आपके इसके साथ जोड़ देना चाहता हूँ वो ये कि भारतीय समाज से जुड़े हुए जो विषय हैं वो आपके लिए निबंध में भी उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जैसा कि टाइटल से आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया कि भारतीय समाज के प्रश्न लिखना जितना कठिन उतना ही सरल ही। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। कठिन इसलिए कहा गया है कि इस पर जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो कई बार ऐसे होते हैं जो कभी डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं, जिनका उत्तर आप सीधा सीधा लिख देते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका प्रश्न इतना घुमा करके या इतना अंदर से या इनडायरेक्टली पूछा गया हो कि आप उसको समझ ना पाए और सीधे से उसका उत्तर ना दे सकें और आपको मार्क कम मिले, या आपको ऐसा लगे कि ये प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको भारतीय समाज के विषय में मैं आपको बताऊं कि भारतीय समाज का जो सबसे पहला अंग है वो ये है कि भारतीय समाज को आप इस तरह से नहीं सीख सकते हैं जिस तरह से आप ऐसे विषयों को सीखते हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ता है। भारतीय समाज का जो बोध है, कहीं ना कहीं आप जब से पैदा हुए हैं आपके भीतर समाज का अपने बोध है, उनको आप देखते चले आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा विषय भी है जिसको आपको बिल्कुल शुरू से, यानी जैसे कहते हैं ना, स्टार्ट फ्रॉम ए और स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ऐसे आपको शुरू नहीं करना है। इसकी समझ आपके अंदर कहीं ना कहीं होती है, बस दृष्टि जो है वो आपको पैदा करनी है। जैसे ही दृष्टि आप पैदा कर लेंगे इस विषय को लेकर के, तो आपके अंदर वो बात आ जाएगी कि प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से आप देने लगेंगे। हेल्पफुल आपके लिए क्या हो सकता है इसमें पढ़ने के लिए? तो पहले तो न्यूज़पेपर बड़े हेल्पफुल हैं। जो भी घटनाएं अक्सर घटित होती हैं न्यूज़पेपर कॉलम्स में आती हैं, योजना है, कुरुक्षेत्र है, उसमें इन सब मुद्दों पर बात होती रहती है। प्लस आपकी जो NCERTs हैं भारतीय समाज की 12th क्लास की, वो सारी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप पढ़ सकते हो, समाजशास्त्र की पुस्तकें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात यहाँ मैं आपको बताऊँगा, तो मैंने आज जो विषय आपको प्रश्न के और उत्तर के लिए जो चुना है वो समझाने के लिए सबसे पहले चुना है कि कैसे आप प्रश्न का उत्तर दें। तो मैंने चुना आज भारतीय सांस्कृतिक विविधता को। भारतीय सांस्कृतिक विविधता का चुनाव मैंने इसलिए किया क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक विविधता एक ऐसा प्रश्न है जो सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है, कुछ घुमा करके भी पूछा जा सकता है, और ये एक ऐसा विषय है जो अन्य उपविषयों का निर्माण भी करता है और स्वतंत्र विषयों का निर्माण भी करता है। ध्यान रखिएगा, ये उपविषयों का निर्माण भी करता है और स्वतंत्र विषयों का निर्माण भी करता है। तो चूंकि ये एक ऐसा विषय आपके सामने है तो जाहिर सी बात है कि इस पर एक बड़ा निबंध भी पूछा जा सकता है। सीधा सीधा ही आपसे निबंध पूछ लिया जाएगा कि भारतीय समाज में जो सांस्कृतिक विविधताएं विद्यमान हैं उसके समक्ष एक राष्ट्र निर्माण के लिए क्या चुनौती है। ध्यान से सुनिएगा, बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये एक सीधा निबंध पूछा जा सकता है, ये एक सीधा प्रश्न भी आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज इसी के साथ में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारतीय समाज को लेकर के जो सबसे पहले हमारे लिए जिस चीज़ को लेकर के हमें समझ विकसित करना है वो भारतीय समाज की है सांस्कृतिक विविधता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ विविधता से क्या तात्पर्य है। जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखने जाएं इस विविधता को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा कि विविधता के विषय में जब भी आप चर्चा करेंगे तो विविधता की चर्चा आपकी विविधता की परिभाषा से ही होना चाहिए। तो ये इस विविधता का क्या तात्पर्य है? तो ध्यान रखिएगा, इस विविधता का तात्पर्य असमानता नहीं है। इस विविधता का तात्पर्य जो है विभिन्नता। भिन्नता का मतलब यूँ समझ लीजिए कि जैसा एक समुदाय है वैसा दूसरा समुदाय नहीं है, उन दोनों समुदायों के बीच कुछ आधारभूत अंतर हैं। असमानताएं नहीं है, ध्यान रखिए, क्या? आधारभूत अंतर। इंग्लिश में कहेंगे हम लोग डिफरेंसेस, नॉट उस चीज़ को हम लोग क्या असमानता नहीं कहेंगे, इनइक्वालिटीज़ नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे हम उसके लिए? डिफरेंसेस। देयर आर डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंसेस किस लेवल पर हैं सांस्कृतिक रूप से, ये हम समझते हैं। सबसे पहले भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत एक राष्ट्र के रूप में जो अपना रूप लेने जा रहा था
उस रूप में ये बात तय थी कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है। तो ये बिल्कुल बात खुली थी कि भारत में जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जाति का हो या किसी निर्जाति का हो, किसी भाषा से संबंध रखता हो, अगर वो भारत में रहना चाहता है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो इस आधार पर भारत राष्ट्र की जो है नींव रखी गई थी और इस तरह से इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947। सो अब क्या हुआ कि अब देखें कि ये जो हम लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं सांस्कृतिक विविधता, तो सांस्कृतिक विविधता की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले मोटे मोटे रूप में जिस विविधता का सामना या जिस अंतर का सामना हम लोगों को करना पड़ता है वो है भाषाई आधार। भाषा जो है अगर आप देखें तो बोलियों की तो गिनती ही नहीं है, बहुत सारी बोलियां गिनी जाती हैं, लेकिन भाषाएं भी बहुत सारी हैं और मोटी मोटी भाषाओं को आप भी जानते हैं जो क्षेत्रवार क्षेत्र बदलती चली जाती हैं अपना स्वरूप। और भारत एक विशाल राष्ट्र है तो इसमें भाषाओं की विविधता है और इस भाषाई आधार पर भी लोग बाग कहीं ना कहीं नए राज्यों का निर्माण की बात करते रहे हैं या अपने लिए किसी प्रकार का आरक्षण रिजर्वेशन की बात करते रहे हैं या कहीं ना कहीं अपने आप को एकजुट करने की बात करते रहे हैं। तो ये भाषा एक बहुत बड़ा आधार जहाँ विविधता का बनती है, वहीं एक तनाव का कारण भी बनती है आपके लिए। कुछ लोगों को संगठित करती है और वो संगठित लोग किसी न किसी तरीके की एक आवाज़ उठाते हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्र के स्वरूप को फ़र्क पहुंचाती है। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, चूँकि भारत एक बहुत विशाल राष्ट्र था और बनाया गया था और इसमें बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल किया गया था। अब देखते हैं कि इस तो क्षेत्रवार रूप से भी भारत एक बड़ा विविध राष्ट्र है और आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल अलग जाकर के अलग तरीके के लोग हैं। उसके बाद देखेंगे कि आप बंगाल की तरफ आएंगे, उड़ीसा की तरफ आएंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे तो आप देखिए तो क्षेत्र का एक बहुत बड़ा प्रभाव है और उस क्षेत्र की जो सूचना है उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उसको अपनी पहचान बनाते हैं। हम लोग आने वाले समय में ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर किसी विशेष प्रकार की समुदाय की पहचान व्यक्ति आखिर अपने आप को क्यों देना चाहता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपसे चुनौतियों के साथ साथ उसके समाधान पूछे जाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं तो ये तो देखा ही जाता है कि आगे की राह क्या होगी। तो यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्षेत्रवाद भी है। क्षेत्र को बिलोंग करने वाले लोग, क्षेत्र से संबंधित लोग अपने तरीके से अपनी अपनी आवाज़ों को समय समय पर बुलंद करते रहे हैं, अपने लिए नए क्षेत्रों के निर्माण की बात करते रहे हैं क्षेत्रवाद के आधार पर। इसको रीजनलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर ये एक हमारी सांस्कृतिक जो विविधता है और एक राष्ट्र जो है उसको एक चुनौती तो ये है ही। साथ में एक बात और ध्यान रखने की जो है आपके लिए वो ये है कि इस क्षेत्रवाद को एक अलग से विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में भी लिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है आपके सिलेबस में। और ये सिलेबस मैंने जो है पूरी तरह से आपको एक वीडियो में समझाया है, उसकी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप पूरे सिलेबस को इंडियन सोसाइटी के अच्छे से समझ लीजिएगा फर्स्ट पेपर में। इसके बाद हमें एक और सबसे बात थी, जब हमने राष्ट्र का निर्माण करना किया तो भारत में कई संप्रदाय, आज से ही नहीं ज़माने से, हज़ारों सालों से यहाँ पर बहुत सारे संप्रदाय अस्तित्व में रहे हैं। अशोक अपने अभिलेखों में विभिन्न संप्रदायों का उल्लेख करता है और आज जो मौजूद में संप्रदाय हैं उसमें सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम, जिसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। उसके बाद बौद्ध, सिख, जैन, ये मोटा मोटी जो आपको नज़र आते हैं ये सब अलग अलग धर्म भी हैं। तो कभी कभार धार्मिक चुनौतियों का सामना भी हमारे इस सांस्कृतिक विविधता के कारण हमारे देश को करना पड़ता है। तो यहीं से जन्म होता है संप्रदायवाद का या सांप्रदायिकता का। तो अब फिर आप देखेंगे उस सिलेबस में जाकर के तो सांप्रदायिकता और सांप्रदायवाद ये दोनों ही आपके सिलेबस में स्वतंत्र विषय के रूप में भी हैं। और आप ये जान लीजिए कि ये मात्र एक विषय नहीं है, चाहे मैंने क्षेत्रवाद की बात की हो, चाहे सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद की बात की हो, ये दोनों विषय जो है आपके निबंध का विषय भी बन सकते हैं। इसको सेकंड पेपर में राजनीति से जोड़ करके धर्म को देखा जा सकता है, क्योंकि धार्मिक पत्ता जो है राजनेता अपना फेंकते हैं, आपको पता है सांप्रदायिक राजनीति होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में निबंध सेकंड पेपर में
इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि इसका जो क्षेत्र है, जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका बहुत व्यापक है, लेकिन आप जैसे जैसे इसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर देना आपके लिए सरल हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नीचे आते हैं स्तरीकरण से। ये ऊपरी स्तरीकरण था, अब दूसरा स्तरीकरण देखते हैं। अब एक जो हिंदू धर्म है या हमारा जो हिंदू समाज है, उसमें एक और विभाजन है, वो वर्ण विभाजन है। वर्ण के आधार में हम लोग बटे हुए हैं। और उसके बाद हम नीचे और आए, अगर नीचे संस्तरों पे आएँ और नीचे लेवल पर आए तो हम जातियों में भी बटे हुए हैं। तो जातिवाद, वर्णवाद, ये भी हमारी सांस्कृतिक जो विविधता है, उसी के साथ साथ हमारे राष्ट्र को एक चुनौती भी है जो कभी कभार हमारे सामने आती है। जातिगत रूप से भी मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटिकल इफ़ेक्ट, यानी राजनीति में बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है। धर्म का, हिंदू में वर्णों का और जाति का बड़ा इसका अपना विशेष वो है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा था। और IAS में एक बार इस तरह के जाति से लेकर के प्रश्न, निबंध, ये सब सिविल सेवाओं में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी जाति को लेकर के, तो इसकी समझ भी बहुत अच्छे से आपको होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक और विविधता है, वो है निर्जातीय विविधता। जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको अलग तरीके की निर्जाति के लोग मिलेंगे। बहुत सारे कबीलों में जो हमारे यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो अलग निर्जाति के हैं। फिर आप साउथ में जाओगे आप तो अलग तरीके के निर्जाति के लोग आपको मिलेंगे, हम लोग उनसे अलग हैं। तो ये जो अलग या फ़र्क या जो ये अंतर है, इसी को हम लोग विविधता कहते हैं। अब जो लाइन में बताने जा रहा हूँ उस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। जब ये विविधतापूर्ण समुदाय, ध्यान से सुनिएगा फिर से, जब ये विविधतापूर्ण समुदाय एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और फिर कहीं जाकर के यदि इनमें आपसी संघर्ष होता है तो उस संघर्ष के कारण ही राष्ट्र के सम्मुख चुनौती उत्पन्न होती है। ध्यान से मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। इसी संघर्ष के कारण एक राष्ट्र के सम्मुख चुनौती उत्पन्न होती है। उसकी राष्ट्र की जो अखंडता है उस पर एक जो खतरे के बादल जो है वो मंडराने लगते हैं। समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है राज्य राष्ट्र को। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगले उसमें हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि राष्ट्र राज्य क्या होता है। फिर एक एक करके हम सांप्रदायवाद, इसी के अंतर्गत विविधता में उसका पूरा स्ट्रक्चर, संप्रदाय में हमारे यहाँ कौन कौन से लोग कितने कितने प्रतिशत हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। भाषागत जो विभिन्नता है उसको पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप ये देखेंगे कि ना केवल एक प्रश्न का उत्तर किसी भी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए वो भी, बल्कि एक बड़ा निबंध लिखने के भी आप लायक सांस्कृतिक विविधता पर बन जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आज के लेक्चर में मुझे ये आपको समझाना था। इसके बाद मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि हमारा आंसर राइटिंग कोर्स तो चल ही रहा है, साथ ही साथ कुछ और कोर्सेज चल रहे हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कौन कौन से कोर्स हमारे चल रहे हैं। सबसे पहले हमारा आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग का कोर्स चल रहा है। उसके बाद हिंदी साहित्य में आंसर राइटिंग का कोर्स चल रहा है। इसके बाद हमारा सोशोलॉजी ऑप्शनल चल रहा है जिसमें पूरा आपको पढ़ाया जा रहा है। उत्कर्ष द्विवेदी सर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद लोक प्रशासन भी हमारे यहाँ चल रहा है और इसके बाद GS मेंस भी चल रहा है साथ में। ये सारे कोर्सेज हमारे साथ में चल रहे हैं। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपको लगता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगले लेक्चर में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समाज में जो हमारे सांस्कृतिक विविधता है उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा। सुनने और सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।